हरियाणा के चुनावी रण में तेज हुई राजनेताओं की जुबानी जंग। सीएम सैनी का भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज, बोले 4 जून के बाद प्रदेश में नजर नहीं आएंगे। करनाल से कांग्रेस उम्मीदवार त्रिलोचन को हराएगी जनता। करनाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। हाईकोर्ट ने भगोड़ा केस में याचिका खारिज की, सरेंडर नहीं किया तो गिरफ्तार। कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में जीत के दावों पर अशोक तंवर ने कसा तंज, बोले जिस पार्टी के पास संगठन तक नहीं वो चुनाव जीतने की बात कर रही है। ये हवाई बातें हैं, वो सिर्फ जमानत बचाने की लड़ रहे हैं। टिकट कटने पर फिर छलका श्रुति चौधरी का दर्द, बोली मैं पार्टी सर्वे में सबसे आगे थी, टिकट कटने के बाद भी हम पार्टी के साथ खड़े हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने का किया इशारा। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने फिर किसानों को लेकर दिया विवादित बयान। किसानों को बताया सिरफिरे, बोले जनता नहीं कुछ सिरफिरे लोग कर रहे हैं विरोध। 10% वोट इधर उधर होने से फर्क नहीं पड़ता। यौन शोषण मामले के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह की कटी टिकट, भाजपा ने बेटे कर्ण भूषण को बनाया कैसरजंग से उम्मीदवार। रायबरेली सीट से फिर दिनेश प्रताप पर खेला दांव। फरीदाबाद में जीजा ने किया साले का कत्ल, मायके से पत्नी को लेने आया था आरोपी, साले से हुई थी बहस, पत्नी के साथ करता था मारपीट, इसलिए मायके रह रही थी पत्नी। अंबाला की इथेनॉल फैक्ट्री में भयानक आग, बॉयलर में भरे हुए 2.5 लाख लीटर तेल में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों की मदद से कड़ी मशक्कत से आग पर पाया गया काबू। ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਬਜ਼, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਖਬਰਾਂ, ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ। 24 ਦੀ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਖਰਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ। नमस्कार, मैं आपके साथ देश नैन मोर, हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिव्यांशु बुद्धिराजा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। पंचकुला कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था दिव्यांशु बुद्धिराजा को। इसी मामले में राहत को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस ने दिव्यांशु बुद्धिराजा को उम्मीदवार बनाया है। एफआईआर और भगोड़ा घोषित करने के आदेश रद्द करने की मांग की थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। अब इस मामले पर उनको राहत नहीं मिली है। उनके वकील की तरफ से कहा गया कि जल्द ही ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर देंगे। बुद्धिराजा के वकील ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है। इस आश्वासन के बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई 7 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपने इस युवा चेहरे पर दांव खेला है, लेकिन मुश्किलें उनकी पंचकुला कोर्ट के पीओ घोषित करने के मामले को लेकर है। एक पुराना मामला है, 2018 का फ्लैक्स लगाए थे बेरोजगारी के मसले पर पूर्व सीएम मनोहर लाल के खिलाफ, और इसी मामले को लेकर अब उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उधर पानीपत में मनोहर लाल का विरोध हुआ है। शाहपुर गांव में पूर्व सीएम का विरोध किया गया है। किसानों ने काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया। किसानों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते नजर आए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। रोड शो में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे थे और सवाल पूछने कुछ लोग आए थे, सवाल जवाब करना चाहते थे, जो अपने आप को ये लोग किसान बता रहे थे, और इन्होंने काले झंडे दिखाए। इससे पहले करनाल में भी पूर्व सीएम का विरोध हुआ था। तब पूर्व सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर से किसानों को सिरफिरे कहा था।
झंडे नहीं दिखाए। हमारा झंडे दिखाने का कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य ये था कि जो सरकारों ने किसानों से, इस देश के किसानों से वायदे किए थे, उन वायदों का जवाब इस देश का किसान जानना चाहता है। भाई वायदा तो किसानों से 2014 से पहले ये किया गया था कि भाई अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके देंगे, भाई किसानों को MSP का गारंटी कानून बना के देंगे। भाई हम तो ये पूछने आए थे कि आपने किसानों के लिए किया क्या। 2016 में उत्तर प्रदेश के बरेली से वायदा किया गया था कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। तो हम ये पूछना चाहते थे कि क्या देश के किसानों की आमदनी दोगुनी हुई? भाई मनोहर लाल खट्टर हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और हमारी करनाल लोकसभा से आज प्रत्याशी भी हैं। तो हमारा उचित ये बनता है कि हमसे सवाल करें। 2016 में जहाँ डायरेक्शन है, इस कसाई ने, इस खट्टर ने पौने 200 आदमी मुकदमे दर्ज कर रखे हैं और 18 तारीख 2017 को इसने वापस लेने की हमारी थी, आज तक उल्टे लिए, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। ना सिर्फ बीजेपी के नेताओं को, उम्मीदवारों को किसानों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि जेजेपी उम्मीदवार नैना चौटाला को भी विरोध का सामना करना पड़ा। उचाना विधानसभा में यहां ग्रामीणों ने नैना चौटाला को काले झंडे दिखाए। डूमरखां, सुदगैन, तारखा गांव में नैना चौटाला का जनसंपर्क अभियान था। इसी दौरान ग्रामीणों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की, काले झंडे दिखाए। इससे पहले अजय चौटाला और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी विरोध का सामना करना पड़ा था। भिवानी, हिसार, सिरसा में जेजेपी नेताओं का विरोध हो चुका है और इससे पहले हमने आपको दिखाया किस तरीके से पानीपत में पूर्व सीएम मनोहर लाल का विरोध हुआ, कल करनाल में उनका विरोध हुआ था। किसान आंदोलन में जो मुकदमे किसानों पर दर्ज हुए थे उनको रद्द करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वादा किया था पूर्व सीएम ने सीएम रहते हुए। इसी को लेकर आक्रोश आज उनका दिखा, लेकिन नैना चौटाला को भी उचाना में ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। हिसार लोकसभा सीट से जेजेपी उम्मीदवार हैं नैना चौटाला। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार त्रिलोचन सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी उन्होंने तीखा हमला किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं से भ्रष्टाचार की बू आती है। वहीं त्रिलोचन सिंह से टक्कर पर सीएम ने कहा कि चुनौती तो पिछली बार भी दी गई थी। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि 4 जून के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं प्रदेश में नजर नहीं आए। पोर्टल हटा देंगे। जब इस प्रकार की बात पोर्टल की करते हैं तो कांग्रेस के जो नेता हैं उनके मुंह से भ्रष्टाचार की बू नजर आती है कि ये भ्रष्टाचार को जन्म देने की बात कर रहे हैं। क्योंकि आज लोगों को चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे BPL कार्ड है, उसका घर बैठे ही बन रहा है और ये सुविधा अगर किसी ने दी, ये हमारी सरकार ने दी है। उनको कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। कल आए थे लेकिन करनाल लोकल बड़े नेता गायब थे कांग्रेस के। ये भी हुड्डा साहब भी 4 जून के बाद गायब हो जाएंगे। सोनीपत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी ने जींद में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम मनोहर लाल को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने को लेकर निशाने पर लिया। सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि इनको तो गांवों में घुसने तक नहीं दिया जा रहा, जगह जगह इनका विरोध हो रहा है। मुझे सोनीपत में नामांकन शुरू किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग थे, हजारों तो गाड़ियां थी और 20,000 आदमी के आसपास आज सोनीपत में था। ये कांग्रेस के विधायकों की देन है, कांग्रेस के नेताओं की देन है, कांग्रेस के कार्यकर्ता की देन है। सतपाल ब्रह्मचारी का कुछ नहीं। इसके टक्कर में कोई 1 मिनट उनको गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इससे बुरा क्या हाल होगा? जो सीएम चुनाव से पहले हटा दिया हो, उसकी क्या गति होगी? आप सब महाराज जी, भीड़ तो आपके साथ जुट रही है, वोट भी ले पाएंगे क्या? मैं जब भीड़ होगी तब वोट मिलेंगे। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर, नवीन जिंदल ने आज कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से अपना नामांकन कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके नामांकन के दौरान मौजूद रहे और कहा कि प्रदेश में 11 जगह कमल के फूल खिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर कहा कि लोगों का जो समर्थन है वो उनको मिल रहा है। 10 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट बीजेपी जीतेगी। भाजपा प्रत्याशी विकास के बूते जीत हासिल करेंगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा से नवीन जिंदल भी बड़े मार्जिन से जीतेंगे। सीएम सैनी ने देश हित में वोट करने की अपील की।
नॉमिनेशन फाइल किया है और हरियाणा की हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। पूरी लोकसभा में, पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में एक ही माहौल है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब के हित में योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया है, और आज इस बात को लेकर के पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक पॉजिटिव माहौल है नरेंद्र मोदी जी के प्रति। नवीन जिंदल जी यहाँ से बहुत बड़े मार्जिन से सीट जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भावुक भी हो रहा हूँ कि सब लोगों का इतना मुझे प्यार और आशीर्वाद सब जगह मिल रहा है। मैं सभी से आज के दिन में ये अपील करना चाहूँगा कि मेरे मन में बहुत से सपने हैं, जैसे कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, नायब सैनी जी ने, कि हम चाहते हैं कि हरियाणा का चौमुखा विकास होना चाहिए। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के नायब सैनी जी अभी तक सांसद भी रहे, इनको पूरे एक एक गांव का, एक एक इलाके का इनको मालूम है, और हम मिलकर हम कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का, हम रादौर से लेकर और गुलाचीका तक, कैथल, पुंडरी, कलायत, शाहबाद, थानेसर, पेहवा, लाडवा, सभी इलाकों का जो है हम चौमुखा हम विकास करेंगे। कुरुक्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और उद्योगपति नवीन जिंदल से न्यूज 18 ने सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। नामांकन भरने के बाद सबसे पहले नवीन जिंदल ने न्यूज 18 पर हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। चुनाव चल रहा है और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है उद्योगपति नवीन जिंदल जी को। उद्योगपति नवीन जिंदल जी हमारे साथ हैं, आज नामांकन भर करके और पहुंच रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे, पूरे चुनाव सिनेरियो के बारे में जानेंगे। आज नामांकन भरा है, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है, आज बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आकर के अपना आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, और सभी पहले साधु संतों ने दिया, और पूरे जगह से जितने भी चाहने वाले थे सब लोग, पूरे 9 हल्कों में से लोग आकर के, मैं समझता हूँ 50-60 हजार लोग जो है आज आए और रैली में आकर के सबने जो है अपना आशीर्वाद दिया। नवीन जी, कैसे देखते हैं इलेक्शन को, क्योंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एक हो गई है इस इलेक्शन के अंदर, जो एक दूसरे के खिलाफ होते थे, आज दोनों इकट्ठे मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं आपके खिलाफ। देखिए, ये सब लोग समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये हमेशा तो इनका कुत्ता बिल्ली का बैर था, हमेशा एक दूसरे को ये बुरा ही कहते थे, भला तो कभी नहीं कहा। और आज जो है सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए वो सिर्फ एकजुट एक साथ आए हैं, तो इसलिए ये सिर्फ जो है सत्ता हथियाने के लिए साथ में आए हैं। इनकी कोई विचार कोई आपस में मिलते नहीं है, और लोग बाग, इसलिए लोगों ने इनको नकार दिया है। लोग बाग इनको समझते हैं कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, तो इसलिए लोगों को इनका, मुझे लगता है, कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अभय चौटाला भी हैं, मैदान के अंदर हैं, उनका कैसे रोल देखते हैं आप? वो कह रहे हैं कि मैं तो दोनों को हरा दूंगा। देखिए, अभय चौटाला जी बड़े भाई हैं, और अभय चौटाला जी भी बहुत वो मजबूत कैंडिडेट हैं, अभय चौटाला जी, और उनका एक यहाँ पर उन्होंने काम भी किया हुआ है और सभी जगह उनके समर्थक भी हैं, तो इसलिए अभय चौटाला जी भी एक मजबूत कैंडिडेट हैं। कैसे देखते हैं, क्योंकि आपका एक लंबा सफर रहा है, क्योंकि कांग्रेस से आप यहीं से 2 बार सांसद रहे, अब भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लोगों में कोई गुस्सा है, रोष है, या वही नवीन जिंदल की जैसे 2 बार आशीर्वाद दिया वैसे ही देंगे? तो मैं कहूँगा कि 90 से 95% लोगों ने तो ये कहा, जी अब आप ठीक जगह आ गए, आपने जो है बहुत अच्छा कदम उठाया। लेकिन कुछ लोग जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस में रहना चाहते हैं, उनको बहुत दुख भी हुआ। तो ऐसे भी 5-7% ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये बोले कि जी हम तो बहुत रोए कि आप क्यों चले गए। तो मैंने कहा, मेरे लिए पार्टी से बड़ा देश है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने हमें एक विकसित भारत का सपना दिखाया है, और मैं जब इतना बड़ा एक देश में क्रांति हो रही हो, मैं उसमें पीछे नहीं रहना चाहता। मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं देश के लिए काम करना चाहता हूँ। तो इसलिए मुझे ये जो मौका मिला है कि मैं लोगों के आके सेवा कर सकूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो फिर वो लोग भी इस बात को मानते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि जी हम आपके साथ हैं,
हम जानते हैं कि आप लोगों की सेवा करना चाहते हो और वो लोग जो है, इसलिए मुझे लोगों का मुझे बहुत समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है। एक बड़े उद्योगपति के रूप में आपकी पहचान है, आप देश विदेशों में लगातार रहते हैं। अब जिस तरह से एक खेतों के अंदर उतरना पड़ा है, अब के आम आदमी से मिलते हैं, एक चाय वाले के पास जाते हैं, एक ढाबे वाले के पास बैठते हैं, कैसे लगता है जीवन में कि हाँ, पहले भी हालांकि 2 बार आप MP रहे हैं और आपका पूरा राजनीतिक परिवार है, अब कैसा लगता है आपको, क्योंकि काफी साल से अब राजनीति दूर थे? तो देखिए, थोड़ी पिछले 5 सालों से प्रैक्टिस इसकी कम हो गई थी, और लेकिन अब जब दोबारा आ रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगों से मिलना, लोगों की बातें सुनना, लोगों की तकलीफों को जो है दूर करना मुझे अच्छा लगता है। अब जो लोग दिखाते हैं कि देखो जी, आपकी ये गोद में ये 25 साल पुरानी फोटो है, ये आदमी गोद में था, ये देखो जी आपके सामने, लोग लाके फोटो दिखाते हैं कि देखो जी हम बच्चे थे, अब हमारे स्कूल में आए थे, अब हम देखो जी अब उनकी दाढ़ी आई हुई है। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। लोगों से एक मजबूत रिश्ता है, एक पारिवारिक रिश्ता है, और ये बचपन से हमने देखा है अपने पिताजी को करते हुए। और पिताजी ये कहते थे कि लोगों के आशीर्वाद से परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों के काम आए, हम दिखाएं कि जब कोई व्यक्ति सेवा के भाव से राजनीति में आता है तो क्या कर सकता है। उधर गुरुग्राम लोकसभा सीट पर भी रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है और यहां से जेजेपी उम्मीदवार राहुल यादव फाजिलपुरिया ने अपनी जीत का एक बार फिर से दावा किया है। कहा कि युवा ही बदलाव की लहर लेकर आएंगे। मेवात इलाके से भी भरपूर समर्थन मुझे मिल रहा है। मेवात की जनता भोली है, उन्हें 20 साल तक खूब बेवकूफ बनाया गया। फाजिलपुरिया युवाओं के दम पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं राव इंद्रजीत सिंह को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे कि 20 सालों में सिर्फ यहां की जनता को इस तरह के लोगों ने वोट लेकर बेवकूफ बनाया है। गुरुग्राम लोकसभा के साथ हमेशा से ही धोखा हुआ है, इस बार जनता जवाब दी। बहुत ही भोली भाली जनता है, वो तो अपने वो हक मांग रहे हैं जो आम आदमी के पास होने चाहिए। उनकी कोई बड़ी रिक्वायरमेंट ही नहीं, वो तो बस ये कह रहे हैं कि अच्छे रोड दे दो, साफ पानी दे दो, बच्चों को पढ़ाई दे दो, तो बीमार हो जाए तो अच्छे अस्पताल दे दो, आने जाने के लिए सुविधा दे दो। मेट्रो ट्रेन से ज्यादा तो उन्होंने कुछ मांगा नहीं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि इंटरटेनमेंट करना भी कोई आसान काम नहीं। दूसरी चीज, इंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर आप समाज सेवा करते हैं, अपनी जनता को एंटरटेनमेंट के माध्यम से उनको खुश रखें, समाज सेवा करके उनकी सेवा करें, तो इससे अच्छा काम क्या होगा। गुरुग्राम लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने राज बब्बर को लेकर कटाक्ष किया है। राज बब्बर को इस बार कांग्रेस ने टिकट दी है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि फैसला लोगों को करना है कि उन्हें विकास चाहिए या फिर मनोरंजन। वहीं बीजेपी उम्मीदवार के विरोध पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आने वाले समय में विरोधियों को जवाब मिल जाएगा। जगह जगह बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। इसको लेकर तमाम तरीके से सवालों का सामना भी बीजेपी नेताओं उम्मीदवारों को करना पड़ रहा है। तो लोगों ने फैसला करना है कि उनको मनोरंजन चाहिए या उनको काम चाहिए, और वो 24 तारीख को तय हो जाएगा। पैसेंजर ट्रेन का जो कॉरिडोर है, जो वायदा किया था, वो आज के दिन निभा रहे हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है। भैया हथकंगन को RC क्या 25 तारीख के बाद आप देख लीजिए क्या नतीजा निकलता है।